में आपका स्वागत है और मैं शालू। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम छोटी मुलाकात बड़ी बात। जैसे कि आप जानते हैं कि हर बार हम एक नई पर्सनैलिटी से आपको रूबरू कराते हैं, तो इस बार जो हमारे साथ पर्सनैलिटी मौजूद हैं, जो इस आज हमारे मेहमान हैं, वो है मिस्टर सुभाष कश्यप जी, जो एक समाज सेवी है। समाज सेवी होने के साथ साथ इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, साथ ही ये दूसरों के हित के लिए कार्य भी करते हैं। इनकी बहुत सी विशेषताएं हैं जिससे आप लोग अनजान होंगे। आज हम इन्हीं के विषय में बात करेंगे, इनका क्या कहना है और ये किस तरह अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं और आज इस मुकाम पे खड़े हैं जहां पर हजारों युवा लोग इनके सपोर्ट में खड़े रहते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे कार्यक्रम छोटी मुलाकात बड़ी बात में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप कभी चैनल कभी मिलन एक्सप्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो मेरे को यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त होया, बोलने का सौभाग्य प्राप्त होया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी आपके चैनल का। सर, सबसे पहले तो आप हमें अपने लाइफ के विषय में बताइए कि कहाँ से, किस तरह से आप कहाँ से हो, कहाँ से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, इन सब चीज़ों के बारे में हमें बताइए ताकि हमारे दर्शक भी जाने कि आपने अपनी शुरुआत कहाँ से करी। मैं सुभाष कश्यप जी, मैं अंसल कंपनी आएगी वहाँ, तो पहले गोपीवाड़ा डेरा था सेक्टर 4 के साथ ही, वहाँ से रहते हैं जी। आम सी ज़िंदगी है, सब्जी मंडी लगती है अपनी मंडी, सब्जी मंडी करनाल में, उनमें प्रधान हूँ। ऐसे ही फिर आज से 17 साल पहले बीजेपी को ज्वाइनिंग कर लिया, तो उसके बाद अपना समाज सेवा में लग गए। समाज सेवा का शौक़ था ही शुरू से ही, सुख दुख में साथियों के खड़ोना, भाई चले जाना, कोई बीमार है उनके साथ खड़ोना, ये शुरू से आदत थी मेरी। ऐसे ही दोस्तों ने पहले मंडी में काम करता था, धक्के से प्रधान बनाया। प्रधान बनाने के बाद फिर उसके बाद कारवा ऐसे चलता रहा, फिर बीजेपी पार्टी ज्वाइनिंग कर ली। उस टाइम बड़ा लोगों ने कहा भाई आप उस पार्टी में आ जाओ, उसमें बीजेपी का कोई जनाधार नहीं था उस टाइम। तो ये जितनी भी पार्टियां थी, चाहे कांग्रेस थी, इनका ऐसा ही था, आपको पता ही है जी, कांग्रेस में पैसे लेकर काम करना, ये तो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो फिर मैंने बीजेपी का ज्वाइन कराया उस टाइम। उसके बाद बड़े बड़े प्रोग्राम कराए बीजेपी के भी, बहुत अच्छे। सर, एक बात देखने को मिलती है, जैसे आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, कि आपकी जब भी कोई कार्यक्रम होता है भारतीय जनता पार्टी का, तो आपके साथ बहुत से लोग जुड़े होते हैं। सर, इसका क्या कारण है, क्या कि आपकी टीम में सबसे ज़्यादा लोग देखने को मिलते हैं? ये तो एक प्यार है मेरे दोस्तों का, मेरे भाइयों का मेरे प्रति, जो एक रुक्का मारूँ तो हज़ारों की तादाद में मेरे साथ खड़े हो जाते हैं। उन सभी भाइयों का आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद करता हूँ। वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े रहते हैं और वही मेरी मेन ताकत है। या तो उनके भाई मैं सुख दुख में खड़े रहता हूँ, या भाई जो भी है भगवान जानता है या वो ही जानते हैं, लेकिन उन मेरे भाइयों का मेरे पास कर्ज है। अगर कभी मौका मिले तो उस कर्ज को ज़रूर उतारूँगा मैं। ये भी आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ अपने दोस्तों को, वो मेरी जान है, मेरे एक दोस्त, एक मेरा साथी मेरे लिए बहुत कीमती है जी। सर, जैसे आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इसको जो कार्यकर्ता तो इसलिए आप उसकी बड़ाई कर रहे हो, और एक बात है कि कहीं कहीं ऐसे मुद्दे हैं जैसे भ्रष्टाचार, महंगाई, इस चीज़ को लेकर विपक्ष का टैक्स करता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे, सरकार पे, तो इस पर आपका क्या कहना है सर? ये तो है ही है, शुरू से ही बात है, विपक्ष तो कहेगा ही। लेकिन आप देखो आज के टाइम में रोज़ कोई ना कोई, आज वो नेता पकड़े जा रहा, आज वो अफसर पकड़े जा रहा है, कितने छापे लगा नगरे। ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपना विधायक भी है, मंत्री भी, उसका अगर वो भ्रष्ट करता है उसको भी नहीं बर्दाश्त करती, उसको भी नहीं छोड़ दी। भारतीय जनता पार्टी एक निस्वार्थ पार्टी है, निष्पक्ष पार्टी है। ये इसमें कोई भेदभाव निर्णय या बात बर्दाश्त करती है। भ्रष्टाचार तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि बहुत ही ईमानदार और सरल व्यक्ति है। अभी आप कुछ दिन पहले आपने देखे एक नायब तहसीलदार भी करनाल से अपना रिजाइन दे के चला गया। वो एक डर से, एक भ्रष्टाचार के डर से ही दे के चला गया, क्योंकि आज किसी भी हॉस्पिटल में कहीं भी चले जाओ मैम, भ्रष्टाचार तो तकरीबन बहुत लगाम लगा रखी है। आज हम जाते हैं कहीं भी किसी भी अफसर के पास, तो मेरे सामने बात होती है, भाई आज तो नौकरी करना बहुत मुश्किल हो रहा। भाई ये सिर्फ बीजेपी ने ही संभव किया। ये बाप ने देखा, ये बड़े बड़े जो गैंगस्टर थे उनके मकान ढाए गए, भाई उनको भी नहीं बख्शा। ये पार्टी एक निस्वार्थ पार्टी है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती भ्रष्टाचार को जी, इसमें कोई शक नहीं है।
और भगवान न चाहे तो अगर बीजेपी पार्टी ऐसे चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब भारत में राम राज्य स्थापित होगा। सर, पर कुछ विपक्ष के नेताओं का कहना है कि वो काम विजिलेंस का है, वो कर रही है सरकार, इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, सरकार का कोई काम नहीं है। तो सर इस पे क्या कमेंट है आपका, क्या कहना चाहोगे? विजिलेंस भी तो सरकार ही है जी, सरकार ही। अब पहले भी तो विजिलेंस यही थी जी, पहले सरकारें थी, तो अभी क्यों करने लगी वो विजिलेंस काम इस सरकार में? तो ये कहीं ना कहीं तो सरकार का ही दबाव है, सरकार ने ही तो बोल रखे उनको भी। नहीं तो पहले विजिलेंस ही आई थी, पहले क्यों नहीं छापे? हमारे खुल के पैसे लेते थे और पार्टियों में बदली के लिखे रहता था, भाई बदली कराने के इतने फीसे हैं, 50,000 रुपये, वहाँ से वहाँ कराने के इतने, वो लिखे रह करा था पहले बोर्ड। लेकिन अब नहीं है ऐसा, अब देख लो कहीं भी ऑनलाइन बदली कर दी, भाई कोई चक्कर ही नहीं है किसी का। अभी किसी नेता के पास कोई जाता है, भाई मेरी बदली नहीं, भाई ऑनलाइन अपने आप होगी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सीधा जवाब दे देते हैं। जैसे सर आप हमेशा लोगों के साथ खड़े रहते हैं, उनको कोई दुख आता है या किसी भी तरह, जैसे अब कश्यप समाज है और भी समाज है, उनकी उम्मीदों पर आप कितना खरा उतरते हो उनके लिए? ये तो उन लोगों नहीं पता है मैं उनकी उम्मीदों पे कितना खरा उतरता हूँ, लेकिन मेरा 100%, मैं अपना 100% देता हूँ। अगर किसी भाई ने मेरे को रात ने फ़ोन कर दिया, मेरे पास फ़ोन आ गया ना, तो फिर मैं रात ने भाई जाना है वहाँ से, भाई ने अगर बुलाया है या कोई दिक्कत है, ये नहीं है भाई फ़ोन कर दिया मैं कह देता हूँ, किंतु परंतु वाला कोई काम नहीं। भाई करना तो मालिक ने है देखो, लेकिन एक मेरे भाई को ये तो लगे भाई हमने फ़ोन करा था, हमारा भाई हमारे साथ खड़ा है, करने वाला तो परमपिता परमात्मा ही है। तो इस चीज़ में बिल्कुल भी कोती नहीं मरदा। मैंने एक समाज सेवा करनी है, वो दिल से करनी है जी, और कुछ नहीं। यार मेरा एक दोस्त मैं पहले बता चुका हूँ, मेरा लिए बहुत ही मूल्यवान और कीमती है जी। सर जैसे अब कश्यप जयंती मनाई गई, बहुत ही धूमधाम से मनाई गई, जी जी, लेकिन कश्यप समाज द्वारा जो मांगे रखी गई उनको पूरा नहीं किया गया कहीं ना कहीं। तो सर इस पर आप अपने विचार बताइए, क्यों, क्या रीज़न रहा जो उनकी मांगे सुनी नहीं जाती या पूरी नहीं की जाती? ये जी एक हमारी कश्यप समाज की सभा थी 184, सभा 184, ये मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को उन्होंने दिया है। इस सवाल का जवाब तो वो ही देंगे भाई ये मांगे क्यों नहीं पूरी हुई जी, क्योंकि इसके बारे में जी मैंने दिया ही नहीं मांग पत्र, मैंने पता ही नहीं था क्या क्या मांगे मांगी थी उन्होंने और क्या होगी क्या नहीं होगी। पर सर ये आप उनके सपोर्ट में हो, ये तो बताइए आप, जैसे मांगे जो भी रखी गई हैं, क्या आप उनके लिए तैयार हो कि हाँ हम आपके साथ खड़े हैं ताकि मांगे पूरी हो सके? ऐसा है जी, हमारा समाज जहाँ को होगा मेरे तय भाई जो हमारी मांगे और नहीं पूरी हुई भाई आप नहीं आना पड़ेगा, तो समाज से बाहर नहीं हो जाते, समाज के साथ हूँ मैं जी, सबसे आगे मैं खड़ूँगा झंडा लेके। भाई समाज की मांगे है पूरी होनी चाहिए। अभी इतना बड़ा प्रोग्राम कराया, गरीब आदमी अपनी दिहाड़ी छोड़ कर आए, भाई अपने घर से पैसे भी खर्च करके आए, अपने घर से गाड़ी घोड़े भी लेकर आए, कि अब तक ऐसे तैसे करके बेचारे, और इतना बड़ा प्रोग्राम करे, इतनी दुनिया तक नहीं जुड़ी थी हमारे कश्यप समाज में यार। फिर भी अगर उनकी जो कोई थोड़ी बहुत मांगे थी यार वो ना पूरी हो, तो ये तो भाई इसमें तो हमारे को भी बड़ा फील होगी ये बात। लेकिन ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका, अभी भी बताना चाहता हूँ, ये 184 सब 184 उसने मांग पत्र दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी को, उसको ही पता होगा भाई कौन सी मांग कहाँ तक पहुँची, कितनी सक्सेसफुल और कितनी जल्दी होगी। सर कब तक पूरी हो सकती है कश्यप समाज की मांगे? आप अपने उनके सपोर्ट में कब खड़े होंगे ये बताइए सर। मैं तो जब भी कश्यप समाज मेरे को आवाज़ देगा तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। हाँ जी सर। सर आप एक बात और बताएं, कश्यप अब हाल ही में गवर्नमेंट ये कहते हैं कि कश्यप चौक बनाया जाएगा, तो वो कब तक बन जाएगा? सबसे बड़ी मांग तो ये है, कश्यप चौक बनेगा कब? ये आना जी कश्यप चौक आओ, उसकी मीटिंग में मेरे छोटे भाई जय भगवान कश्यप जी पार्षद वार्ड नंबर 5 से मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ। ये टिकट मेरे को दी थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, फिर मैंने भाई को लड़ाया था, तो ये मैंने मंजूर करवा दिया था। उसमें मेरे पार्षद भाइयों ने सारों ने सहयोग दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी घोषणा भी कर गए थे कश्यप जयंती में, इसका बोर्ड भी लग गया। वहाँ से 2-3 लाइटें आवा, उसमें जो आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाया गया ना उसमें 3 लाइटें आती है, वो लाइटें पड़वा के साइड में करनी है। उसकी मैंने एप्लीकेशन दे रखी है नगर निगम में, वो जल्दी ही लाइटें पटके साइड में हो जाएंगी, फिर उसको एक गोल चक्कर एक बढ़िया भव्य चौक बनाया जाएगा, बढ़िया सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। एक बहुत अच्छा चौक महर्षि कश्यप चौक के नाम से करनाल में देखने को मिलेगा जी बहुत ही जल्दी। सर आपका हाल ही में जन्मदिन था, तो बहुत से युवा लोग थे जिन्होंने सरप्राइज़ दिया आपको, तो सर इस पर क्या कहना है?
ये तो क्या आप ये जानते थे, प्लानिंग थी, आपको नहीं। पता था, या फिर ये सब बताइए सर आप मेरे हमारी जनता को। मेरे को कुछ नहीं पता था। मैं तो जैसे मैंने पता था भाई 28 तारीख का मेरा जन्मदिन है, मैं तो सवेरे नहा धो के अपना मंदिर में गए, मेरी मिसेज अपना माँ से जो कोल्ड कॉलोनी में गए, उनको केले काले दे के आ गए। हम तो अपना घर आराम से, मैं तो 10 साढ़े 10 बजे घर था, तो वहाँ कुछ कुर्सियाँ सी उतरने लगी घर। तो मैंने कहा भाई ये किस लिए, उससे पूछा टेंट वाले था क्या प्रोग्राम है कैसे, इनको ये सुभाष कश्यप का ऑफिस है ना, मैं ऑफिस तो भाई हमारा ही है। तो मैंने कहा इनको मेरे को नहीं पता जी, मेरे को तो फलाने टेंट हाउस ने भेजा। फिर मैंने उस टेंट वाले से बात करी, मगर सर ये कुर्सियाँ लग रही उतरनी है किस लिए है भाई, हमारे को तो भाई मंजीत कश्यप और उन संजय कश्यप उन्होंने बोले आप उनसे बात करो। तो फिर मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा भाई जी ये कुर्सी से उतरने लग रही, क्या करो रचोगे क्या करोगे। उन्होंने कहा नहीं भाई साहब छोटा है एक प्रोग्राम सा है। मैंने फिर पूछा बताओ आप, नहीं फिर ऐसे कुर्सी नहीं उतरेगी क्या करोगे। तो उन्होंने कहा भाई आज आपका बर्थडे है, एक छोटा केक कटवाएंगे हम आपसे। मैंने कहा इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं थी, आपने कहा नहीं नहीं भाई साहब कटाएंगे। तो जो छोटा केक भी मेरे से बड़ा था, और लड़के ही इतने ज़्यादा, मतलब कि उन्हें एक अपने आप ही सोच रखे था एक सरप्राइज़ दिया मेरे को। तो मेरे को तो पता ही नहीं भाई, कम से कम 15,000 लड़का था जी, बहुत लड़के थे। मैं तो देख के ही हैरान रह गया, इतने हाय कहाँ से। और एक टीम पाए, दूसरा उन्होंने कहीं हलवाई बैठा रखे था अपने ही घर, कहीं XYZ मैंने नहीं पता, मासी ब्रेड पकोड़े रसगुल्ले, मतलब कि 2 दिन पहले ही हलवाई बैठा रखा था कहीं। उन्होंने मेरे से छुपो के मेरे को कुछ नहीं बताया, उनकी प्लानिंग थी सारों की, मेरे भाइयों की मेरे दोस्तों की। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और जितना भी कहूँ उतना कम है जी। वो तो पता नहीं कोई अच्छे कर्म करे होंगे जो ऐसे ऐसे मेरे को मित्र मिले हो या मेरे दोस्त मिले हो या जो इतना प्यार करते हैं। सर हाल ही में आपने कुछ सामाजिक कार्य करे, उसके बारे में बताइए सर, कौन कौन सी गतिविधियाँ रही उसमें, उन सामाजिक कार्यों में। पहले हमने पौधारोपण करा जी, मेरी पूरी टीम ने, हमने 11,000 पौधे लगाए हैं मेरी पूरी टीम ने जी। फिर उसके बाद ही ब्लड डोनेट कैंप लगवाया था, उधर बहुत तेज़ बारिश थी, बल्कि बारिश नहीं रुके, हाँ नेपा के द्वारा लगाया गया। बारिश होने के बावजूद भी इतने लड़के आए, सारे बलगन भीग भीग के आए, बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा, बहुत सहयोग दे। और भी बोल रहे मेरे को तो लगाने के लिए। और हमारी एक टीम बनी हुई है जी, जैसे कि कोई गरीब घर की लड़की है उसकी मदद करे, या कोई बीमार हो भाई उसकी आपस में पैसे लड़ा के 500-500 1000 रुपये, तो उसकी मदद पे तत्पर रहती है पूरी टीम। सर जैसे अभी भी आपने 26 गांव के पूर्व सरपंच थे और सैकड़ों लोग थे, उन्हें वहां पर आप चंडीगढ़ गए सीएम आवास पर, वहां जाके जो JP नड्डा हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनको बीजेपी ज्वाइन कराई। सर इस मुद्दे पर बताइए आप हमें। अच्छा अभी अच्छा आप भी सब पूरी खबर रखते हो। हाँ जी सर। वो मेरे कुछ मित्र थे, उनके बहुत दिन से कह रहे थे भाई हम बीजेपी ज्वाइन करेंगे, लेकिन करेंगे हम सुभाष साहब के माध्यम से। मैंने कहा भाई कोई अच्छी दिन देख कर चल पड़ते हैं। तो मैंने पहले टेम मांगे था, कहीं फिर टेम लिया, तो अब टेम मिल गया था। उधर हमारे अध्यक्ष जी श्री JP नड्डा जी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहीं मौके पर मौजूद थे, तो हमारे को टेम दे दिया। तो हम फिर सेक्टर 2 पंचकुला CM मासी महाराज जो पंचकमल बीजेपी का दफ्तर है ऑफिस है वहाँ पहुँचे। उसमें 26 तो पूर्व सरपंच थे और गणमान्य व्यक्ति थे, 143-44 बंदे थे हम जिन्होंने बीजेपी ज्वाइनिंग करी, और बहुत अच्छा लगा। और मैं भी अपने आप को मतलब कि पूरी उनसे मिल के अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ, और भगवान से भाई यही कामना करता हूँ भाई मेरे वो जो दोस्त बीजेपी में जुड़े हैं, कोई ना कोई तो एक दो तो उनमें आगे आने वाले टाइम में MLA जरूर बन के आए, क्योंकि उनकी छवि बहुत अच्छी है, बहुत साफ़ सुथरी है और बहुत मेहनती है। उसमें जो सरपंच भी है, बड़े बड़े गाँव के भी सरपंच है उसमें, बहुत बड़े बड़े गाँव के, जिसकी वोटें भी 12-12 हज़ार है। सर एक बात और है, जैसे हाल ही में अभी OBC का मुद्दा बहुत है, OBC का रिजर्वेशन का इलेक्शन में जो पंचायत के इलेक्शन हो रहे हैं उनमें बहुत ही जोर पर था कि 8% रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने सिर्फ 4% उनको रिजर्वेशन दिया। इसके बारे में बताइए सर। पहले तो मैं जी भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो अनदेखी हो रही थी ना OBC की, उस अनदेखी को पूरा करा भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे को रक्षण दिया। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को। भाई इस समाज के बारे में सोचा, इस OBC समाज के बारे में सोचा। ये बहुत बड़ा समाज है जिसकी आज तक अनदेखी हुई है। 1947
तही अनदेखी चल रही थी। भाई भारतीय जनता पार्टी ने देखा, लेकिन उसमें 8% कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने देने के लिए आरक्षण, लेकिन उसमें मिला 4% है। कहने को तो 6 है लेकिन 4 ही मिला। जिस तरह हमारी घरोंडा विधानसभा उसमें सिर्फ 4 गांव ही मिले हमारे को, जबकि 108 गांव है। उसके हिसाब से हमारे 7 गांव कम से कम होने चाहिए थे। ये 8% देते हैं तो 9 गांव बनते थे हमारे। ये कोई ना कोई थोड़ी कमी रह गई है। मेरे निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से सरकार से, भाई इस कमी को पूरा किया जाए। ये आरक्षण हमारे को 8% की बजाय होना तो चाहिए हमारा कम से कम 15%, 20%, क्योंकि 52% वोट बैंक हमारा है ओबीसी का, लेकिन फिर भी हमारे को 8% दे तो ये तो पूरा दे। सर आपको लगता नहीं है कहीं ना कहीं नाइंसाफी है ये? हाँ, ये तो नाइंसाफी तो है, ये तो मानता हूँ, लेकिन इसको भी जब इतना दे हमारे को सरकार ने, और न तो इतना भी नहीं दे हमारे को, अनदेखी करी है समाज की, ये सरकार ने इतना तो सोचा। तो इससे ना बीजेपी पार्टी का ये कुनबा बधाया, बल्कि बीजेपी पार्टी की पूरी चर्चा में है इस टाइम। इससे बहुत खुश है समाज, और बीजेपी पार्टी का जय जयकार का नारे लगाए जान नगरे। इससे आने वाले टाइम में पार्टी को बहुत फायदा होगा। तो लेकिन सर कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर जनता भी नाराज है कि भाव बढ़ते जा रहे हैं, सिलेंडर महंगा हो गया है, इन सब चीज़ों पे भी तो प्रभाव पड़ रहा है सर। कहीं ना कहीं नाम भारतीय जनता पार्टी का आता है कि इसकी सरकार है, इस वजह से हो रहा है सर। इसके विषय में बताएं सर। देखो, महंगाई तो आप हर 2 साल के बाद 1 साल के बढ़ेगी। जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे महंगाई भी बढ़ती जाएगी। कोई अब मान लो आप ज़मीन कोई ले लो, कोई रबड़ तो है नहीं है, बढ़ जाएगी। आप जैसे देखो ज़मीनें ख़त्म होने दी जान नगरी, प्लाटों में, मकानों में, वैसे खेती ख़त्म होती जाएगी। जब खेती कम होगी तो फिर फसल कम होगी। ये खाने को तो हमारा ज़मीन से ही मिलेगा, खाने को अन्न सब्जी, और वो ज़मीन ही कम होगी तो फिर तो उसकी तो कीमत तो बढ़ेगी हर एक चीज़ की। ऐसे ही है ज़िंदगी। अब जैसे कि भट्ठे कम लगने शुरू हो गए क्योंकि ज़मीन कम होगी, उस वजह से ईंटों का रेट बढ़ गया। ये जनता के लिए ये महंगाई कोई महंगाई नहीं है जी, ये तो ज़िंदगी के साथ चलता ही रहता है। सर जैसे हरियाणा में जैसे मुख्यमंत्री खट्टर साहब जी माननीय, उनके ऊपर भी विपक्ष कटाक्ष करता है। उनको भी कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे में वो आलोचक रहे हैं, मतलब आलोचना करता है। सर इस विषय में बताइए, मतलब इतने मुद्दे उठाए हुए हैं, जैसे अभी मैंने हाल ही में अभी आपसे पूछा ही था कि भ्रष्टाचार और भी कई मुद्दे हैं जिनके जो विपक्ष है उन पर कटाक्ष करता है। तो इसके विषय में बताएं हमें। ये तो शुरू तो ही रहा है जी, विपक्ष तो होता ही है जी, बोलने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए, उंगली उठाने के लिए। विपक्ष क्यों को वैसा है इसीलिए। और वो कोई कहेगा भाई अच्छे काम लग रहे हों, लेकिन वो तो जब एक घर में बैठते हैं नहीं फिर कहते हैं काम तो कर ठीक कर रहे हैं भाई। ये सीएम साहब मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है सर। काफ़ी स्कूल बंद करवा दिए गए हैं इसके मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री द्वारा। तो ये तो सबसे जरूरी है। एक अगर जो शिक्षा होगी तभी देश आगे बढ़ सकता है। तो जहां गवर्नमेंट स्कूल को आगे बढ़ाना चाहिए वहां बंद हो रहे हैं। इस विषय में बताइए सर। अब गवर्नमेंट, हाल ही में एक गांव था, वहां पे टीचर्स नहीं है, रोजगार की भी है, कहीं ना कहीं कुछ मुद्दे हैं सर। तो भारतीय जनता पार्टी के नाते, आप एक कार्यकर्ता होने के नाते क्या कहोगे सर? ऐसा ना जी, अभी आप देखो 18,000 भर्तियाँ निकाल लिया है टीचरों की, तो और स्कूल बढ़ाएगी सरकार, बंद नहीं कर दिया सरकार, तो और बढ़ाने के इच्छुक हो रही स्कूल। तो आपको पता है ये जो आंगनवाड़ी में भी टीचरों की व्यवस्था करने लग रही सरकार, वहाँ भी छोटे छोटे बच्चों के लिए टीचरें रखी जाएंगी। और मतलब कि जैसे जो मतलब कि स्कूल थे, स्कूलों को ही सुधारने के लिए ही सरकार ये कदम लग रही है उठाना। भाई स्कूलों की जो व्यवस्था है उसको सुधारा जाए। मान लीजिए जरा 5-4 टीचर थे वहाँ, बच्चे ही प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा, सारे 20-30 बच्चे आवा थे और सारे अपने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने गए। तो वहाँ से गवर्नमेंट ने देखे भाई ये तो फ्री की तनख्वाह जा रही है, 30 बच्चों को तो हम प्राइवेट में ही 134A के तहत दाखिला दिलवा देंगे। सर फिर गवर्नमेंट को होना चाहिए ना कि ऐसा कुछ करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लें। अब मैं बताता हूँ आपको, गवर्नमेंट ने तो कई स्कीमें निकाल रखी है, जैसे 134A निकाल रखी है। बंद हो चुकी है सर 134। नहीं, उसको कन्वर्ट कर दिया गया किसी और उसमें। नहीं, वो 134 के तहत अभी भी एडमिशन हुए। मेरे दोस्तों ने, मैंने बात करी है, करवाए गए। कन्वर्ट हो चुकी है। नहीं, वो अब डायरेक्ट स्कूलों से मतलब कि जैसे कि जिसके बच्चों के टेस्ट पिछले गेड़े में ले गए कोरोना की वजह से 2-3 साल में, लेकिन अब क्या फिर दोबारा उसके जगह सर एक नई योजना आ चुकी है। उसमें यह है कि जो बच्चे प्राइवेट में पढ़ते थे उनको गवर्नमेंट, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाहे, कुछ इस तरह की योजना है।
सर इसलिए 134 ए की तो सरकार ने बंद कर दिया नहीं, अब 134 में अब भी होया मैम स्कूल में 3-4 बच्चे तो मेरे हुए इसमें ये टैगोर में हुए, प्रताप में हुए, मेरे 2 लड़के तो मेरे सामने ही हुए, 2 बच्चे गुड़िया हैं दोनों में, वो यहाँ बच्चे अभी के अब की बार भी। चलो सर, ये तो शिक्षा का मुद्दा था। आप ये बताइए कि करनाल का विकास कितना हुआ? आपने देखा हाल ही में कई जगह देखने को मिलते हैं सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी भर रहता है, और हाल ही में बरसात हुई तो बहुत ही बुरा हाल हुआ। और सब बताइए सर, इस विषय में तो बताइए सर, कितना विकास हुआ करनाल के विकास की तो बहुत अच्छी बात करी आपने मैम। पहले करनाल के था करनाल जिला, और अब देख लो जी करनाल ज़िले में जो काम हुए हैं जी, जितने भी रोड हैं करनाल से लिंक, चुगुर्दन देख लो डबल रोड हो रहे सारे, पेड़ पौधे किस तरह सब पर लाइटें। पहले था ये सीएम साहब भाई यहाँ से सीएम सिटी है जब ही हो रहा, अभी इतनी लाइटें करनाल में फिर लगने जा रही है। जो पहले सर कई बार हमने देखा है लाइटें सिर्फ नाम की हैं, वो जली नहीं हो रहा है। नहीं अगर इसे पीछे देख लो, इधर जो रोड जा रहा है करनाल से बाहर का, उस जगह पर नहीं, ये ऐसा ना देखो पता भी क्या, अगर हमने 100 लाइटें लगा दी है तो उनमें तो एक पहले दिन ही हो जाती है 1-2 तो फूज, तो वो तो चलो ठीक भी होंगे, फूज होंगे ठीक भी होंगे, नहीं जब भी तो चलेंगे आगे फैक्ट्री तो जब भी चलेगी, जो ख़राब होंगे तो ठीक होंगे। हेवा में एक बल्ब लगा दिया हमने अपने घर में, पूरी ज़िंदगी खातर कोई लगा दिया तो ख़राब भी होगा। ये काम तो है ना सरकार का, सरकार कर रहे हैं सरकार अलग से एक ग्रुप बना रखे सरकार ने, वो कंप्लेंट डालते हैं कि लोग भाई ये लाइट, अब तो मतलब कि नगर निगम ने बहुत सुविधा कर दी। मान लीजिए मेरे वार्ड में कोई लाइटें ख़राब है तो मैं उसको फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे डाल दूँ एड्रेस, वो शाम तक ठीक हो जाती है। अब तो कहने की भी ज़रूरत नहीं, उनको कंप्लेंट भी नहीं देना लिखा, तो मैं फ़ोटो ही खींच के व्हाट्सएप करनी, बस एड्रेस लिखना। इसमें करनाल में देखो जी आप, अब मैं कल परसों इसमें गया था कल्पना चावला में, और वहाँ एक मरीज़ से मिल कर आया, मैं जानते ही रहूँ वहाँ से, वो तो वहाँ से बात करी उनसे भाई क्या सुविधाएँ यहाँ से, उनको बहुत अच्छा जी, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है, बहुत सुविधाएँ यहाँ से, मतलब कि इतनी तारीफ़ कर रहे थे वहाँ के, जो मैंने 1-2 मरीज़ से पूछा अपने मरीज़ से अलग से भी, तो बहुत तारीफ़ कर रहे थे उनको जी, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छी केयर है। पर सर कई बार तो हम खुद न्यूज़ के लिए गए, वहाँ एसी पंखे सब बंद रहते हैं, वो तो है मरीज तारीफ़ करते हैं, पर कई बार उनको भी पूरी सुविधा नहीं मिल पा रही। नहीं कभी कभी हो जाता है ख़राब, देखो कहीं फेरी प्रॉब्लम घर में भी आ जाती है। हमारा एक मैंने एक घर बनाया जी, हम पूरे घर की मेंटेनेंस नहीं कर सकते, उसमें भी कभी टूटी टूट गई, कभी बल्ब फूज हो गया, कभी स्विच खराब हो गया, कभी ये वो भी, उसमें भी दिक्कत आती है एक अपने घर में भी। अरे ये तो पूरा इतना बड़ा देश और करनाल जिला इतना बड़ा जिला है, तो उसमें थोड़ी घनी तो छोटी मोटी तो प्रॉब्लम मतलब आज चलती है जी। सर अच्छा, आने जो इलेक्शन होने हैं 6205 उस पे पंच सरपंच के, 142 ब्लॉक समिति पे, तो सर उसके लिए क्या रणनीति बनाई है बीजेपी ने? देखो बीजेपी ने पहले रणनीति बना दी थी, जिनकी ड्यूटियाँ लगानी है उनकी ड्यूटियाँ लगा रखी है, और ये चुनाव जी है ना जो सरपंच के होते हैं, ये भाईचारा का चुनाव होता है, इसमें मेरे हिसाब तक पार्टी पुर्टी का इतना वो नहीं होता किसी भी, ये कि भाईचारे के तो सिर्फ नू देखते हैं भाई हमारे गांव में ये बंदा ठीक रहेगा, ये भाईचारे के चुनाव होते हैं। लेकिन तो ये तो अपना गांव वालों ने करना है, जिस तरह भी करेंगे गांव वालों ने पता भाई हमारे गांव के लिए क्या बेहतर है, कौन सा बंदा बेहतर है, कौन हमारे गांव का विकास करा सकता है, पहले सरपंच था ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। सर जैसे आप एक एमसी प्रतिनिधि हैं, तो आपने अपने वार्ड के लिए क्या क्या कार्य कराए हैं सर? देखो मेरे वार्ड में काम चल ही रहे हैं, आपको पता है एक फिर पानी में ही माननीय मुख्यमंत्री जी रामपुरा कटेबाग में पहुँच गए थे बगैर बताए हो। लेकिन पता भी क्या था मैम, मेरा जो वार्ड था उसमें पहले एमसी ने ईंट भी नहीं लगाई, वो जीरो से ही उठाया मैंने। मेरे लिए समस्या हो रही भाई, वो जीरो से ही उठाया, और फिर 2 साल हमारा कोरोना खा गया, 2 साल हमारे बेकार ही गए, वो तो किसी कर्म ही नहीं, हमारे 2 साल तो बचे 3 साल। उसमें उसके हिसाब था भाई जिस तरह विकास कॉलोनी है, उसमें इतनी बड़ी कॉलोनी है, बाद कम से कम 9000 से ऊपर की जनसंख्या उसकी, उसमें सीवरेज, पानी पीने का पानी का टेबल भी लगवाया नया बड़े वाला, और भाई गलियाँ भी इंटरलॉक होंगे, कम से कम उसका 70% काम हो चुका है, 30% रह रहा। लेकिन कई प्रकार कहीं फिर ये अफसर और ठेकेदार ये शरारत कर जाते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ भाई इन पर भी थोड़ा, अफसरों पर भी शिकंजा कसे भाई, ये कोई ये सुन देने इनको एप्लीकेशन दे, तो अगर मान लीजिए एक पटवारी है, मैंने उसको एक रेनू रास्ते का एप्लीकेशन दी, उस तक पहुँच गई वो फाइल,
और 2 महीने से पड़ी है उसके पास में, खुद गया भाई मेरी फाइल फिर उन्ना ढूंढी हो उनको इस पर कर देंगे रिपोर्टर है भाई क्या कर रहे थे 2 महीने से। तो ये लोग काम को पीछे करते हैं, अफसर करते हैं, सरकार की तरफ से कमी नहीं है, अफसरों की तरफ से बहुत कमी है भाई। अफसर नहीं इतने सुनते नहीं है अफसर, इस चीज़ का बड़ा दुख हमना है भाई। सीएम सिटी होने के बावजूद भी भाई अफसरों का मर सके भी किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं है, कोई एप्लीकेशन भी दे देते हैं, दे दिया रख ली भी कोई नहीं हो जाएगा। अफसरों को डर नहीं है इसलिए भ्रष्टाचार फैल रहा है। नहीं भ्रष्टाचार तो इतना है नहीं, लेकिन अफसरों को काम नगर निगम का तो मैंने कहा जी आज की डेट में मैं क्या बताऊं, हाल खराब ही हो रहा है, इतना वो नहीं है। जो सच होगा तो मैं तुम्हें बोल लूँगा, बिल्कुल भी नहीं पीछे हटूंगा, सच बोल दिया ना भाई। लोग धक्के खाते हैं, यूँ काम कल शुरू हो जाएगा, वो कल ही नहीं आते उनकी। अब आपको एक बात बताता हूँ, मैं रामपुरा कटे बाग की मैंने 2 गलियाँ का टेंडर कराया, उसका टेंडर हो गया, उसके वर्क ऑर्डर हो गए ना। टेंडर लगाने में वर्क ऑर्डर करने में ही उसमें 8 महीने लगा दिए, और उसके बावजूद फिर वो कहो भाई वो तो है ना उस पर एक्सपीरियंस लेटर नहीं है उनको है ठेकेदार पे, तो वो तो कैंसिल होगा। वो मतलब कि उन्हें काम शुरू करना था, ठेकेदार ने वो कैंसिल करके खड़े हो गया। 9 महीने में तो काम शुरू करा था, इतना फिर गिर का हमने कहा भाई वो काम का शुरू हो जाएगा, फिर ले वो कैंसिल कर दिया। तो इनके है ना, इनके या तो पहले डॉक्यूमेंट चेक करने थे उन्होंने भाई आपका एक्सपीरियंस लेटर है कि नहीं है, फिर सारा काम हो गया तो फिर कैंसिल करके अटकल काम हो गए। 9 महीने और हमारे तो खराब, 18 महीने हो गए एक छोटे काम के लिए। तो ये अफसर ऐसे परेशान कर रहे, ये सारा मतलब सिस्टम गड़बड़ चल रहा है इस टाइम नगर निगम का। तो बिल्कुल मतलब कि सिस्टम ही गलत है इस टाइम भाई, अफसर साई चल रही और कुछ नहीं है, काम तो कुछ करना नहीं है। पे सरकार का कोई पकड़ नहीं है, पकड़ नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी से सारे एमसी बात करेंगे, ये हाल मेरे वार्ड का नहीं है, सारे वार्डों का ही है भाई। हम जल्द से जल्द बात करेंगे। मैं तो सोच भी रहा हूँ, मैं भी पीछे एक एप्लीकेशन दी भी थी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, और मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, आपसे निवेदन है मुख्यमंत्री जी थोड़ा नगर निगम की तरफ थोड़ा ध्यान दे। यहाँ से बहुत गड़बड़ चल रही है, ठीक नहीं चल रही है यहाँ से जी। बस ये यहाँ से गोली और टोपी दी जाती है एमसीओ को, उस लेवल पर काम नहीं हो रहा है जैसे होना चाहिए। पब्लिक में दिन पर दिन वार्ड को लेके, वार्ड के कामों को लेके रोष बढ़ता जान लग रहा। हम तो काम करने के लिए हमारे को तो फ़ोन करा, हम तो गेले ही पहुँच जाते हैं वहीं जहाँ पब्लिक करे, लेकिन कहीं आगत अफसर भी काम करा जी। एक हमारी गोप्याड़ी गामड़ी की अंसल टाउन की सड़क थी, उसने 10 महीने हो गए मैंने कहा जी वो उसका टेंडर लगे ना, सिस्टम ही सारा ख़राब हो रहा है। और उसका काम शुरू करने के लिए कल फलाना देखना होगा, ढिकड़ा देखना होगा, वैसी देखेगा, ये वो देखेगा। मतलब कि एक टेंडर में अगर 10-10 महीने लग जाते हो तो क्या काम होंगे जी। मतलब कि इतना सिस्टम इस टाइम ख़राब चल रहा। आज फलाना अफसर आओगा, अफसर कोई नहीं आंदा है देखने हमारे। तो मैंने कह रहा जी जो एक्शन साहब उनने भी मेरे वार्ड में बड़े कम से कम साल ही हो गया होगा मेरे वार्ड में बड़े देखे नहीं हुए। सारे करनाल में जितनी सड़कें टूटी फूटी हैं, कई इलाके सर देखने को मिलता है, जैसे हम भी जाते हैं हमें भी पता है, इसलिए सर कहते। तो सरकार को पकड़ बनानी चाहिए इस चीज़ को लेकर। नहीं अब तो होना पड़ेगा जी, बिल्कुल एक निगरानी कमेटी नगर निगम पर ही बैठानी पड़ेगी, जब जाकर ही कुछ अफसर काम करेंगे। नहीं तो इस टाइम तो अफसरों पर कोई किसी प्रकार की कोई लगाम नहीं, ना कोई अपने मतलब कि काम कोई भी अफसर ठीक नहीं कर रहे, चाहे वो पटवारी लगा लो चाहे वो जय लगा लो, कोई उनका कोई असर नहीं। हम भूख जाते पब्लिक ने भी ले आवा, उनसे भी कवा, पब्लिक भी कवा, लेकिन उन पर उनका जू नहीं रहेंगे, उनका कोई अफसर नहीं, कोई अफसर का कोई जू नहीं सड़ान दिया है कुछ भी काम के प्रति। सर एक अब अपने जैसे पार्षद प्रतिनिधि रहे हो, तो आने वाले समय में आपका क्या विचार है, आगे किस पद पे आप इलेक्शन लड़ना चाहोगे? देखो पता भी क्या जी, मैंने चुनाव लड़ा था, मेरे को वोट दी लोगों ने भाई। मैं एक ज़मीन से जुड़े हुआ लड़का हूँ, एक ज़मीन से एक आम सा लड़का हूँ जो सब्जी सुब्जी बेचा करा था आम सा। चलो भाई ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने टिकट दे दी, चलो चुनाव लड़ लिए भाई, जीत गया। लेकिन मेरे मन में एक ही बात थी भाई, दिल से सेवा करनी है। मैंने देखा कहीं फिर पहले सरपंच एमसी बना, एक साइन भी कराना पड़ा, तो भाई अभी पानी पीन न करे, अभी रोटी खान न करे सरपंच साहब, एमसी साहब अभी 2 मिनट रुको। तो मतलब कि हमने तो एक दिल से ये सोचा था भाई जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम को बदलना है। जो लोग है ना वोट लेके चक्कर कटाते हैं पब्लिक के एक साइन के ऊपर भी, भाई सिस्टम को बदलना है। नहीं तो कोई ना तो कोई किसी प्रकार का कोई लालच था भाई, हमने कोई मतलब कि पैसे कमाने हैं, कोई इस तरीके का कोई लालच नहीं। एक दिल से सेवा करने, हम 24 घंटे सेवा में निकले रहते हैं। 80% तो मेरे भाई घर ही साइन करते हैं, जिस पर नहीं टेम हो
नहीं अब तो मैंने देखा लिख रहा है ऑफिस पर भाई इतने बजे से इतने बजे सहन होंगे, हमारे यहाँ कोई ऐसा कुछ नहीं, फ़ोन करा जटा को वहीं पहुँच जाते हैं। जिस तरह का नहीं कर वो वैन चला रखी थी वही काम हमारा, तो वहीं पहुँच जाते हैं बाइक लेकर आए। बताओ जी देवला मोर मार कर भाई जो हमारे पर काम है नहीं हमारे बस का, ये तो माम तो बिल्कुल भी कोती नहीं बरतते। माम तो अगर थोड़ी बहुत अगर समाज मतलब कि हमारे वार्ड में दुखी है ना लोग, सिर्फ इन अफसरों की वजह से हमारे दुखी है, नहीं तो माम ने इतने मेहनत से इतने दिल से काम किया है। इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी मेरे वार्ड के कोई भी ये नहीं कहेगा भाई हमारे एमसी भाई सैन में या हमने बुलाया दुख तकलीफ में, अगर रात ने फ़ोन आएगा भाई रात नहीं खड़ो जाते हम तो जाके। सर आप मुझे ये बताइए आने वाले समय में जैसे किसी और चुनाव पद उम्मीदवार के लिए खड़े हो? सैना जी वो तो देखो भगवान ना पता है, जब इंसान जन्म लेते हैं एक इंसान की एक इच्छा भी होती है। नहीं बेटा भी क्या हमारी पता नहीं क्या क्या इच्छा है, हम तो पता नहीं इन्हों सोचा पता नहीं क्या हो जाए, लेकिन करना तो उस प्रभु नाम जब जन्म लेते हैं ना, हमारा पूरा बाय डाटा भगवान जी भी लिख देते हैं भाई कि हमारे कर्म में है, जैसा भगवान ने लिख रखा होगा वैसा मंजूर होगा, जैसा प्रभु ने लिख रखे होगा। लेकिन मन से बस एक सेवा का मौका जनता ने मेरे को दिया, उसके लिए मैं पूरा दिल से धन्यवाद हूँ। कहीं ना कहीं देखो जनता के मन में भी ये बात होगी भाई हमारे ये काम नहीं होंगे भाई यूँ नहीं होंगे, लेकिन उसके प्रति हम तो बिल्कुल आगे पूरी कोशिश करा है। लेकिन अगर अफसर ही ऐसे बैठे हो ना में मेरे मामी क्या करें, उसमें सारा कुछ भी एमसी नहीं कर सकता ना भाई। हमारे तो अगर जो तो एमसी को पावर दे दे भाई ला भाई एमसी को ये इतने पीछे है भाई एमसी साहब और ये लगाओ, हम तो 10 दिन में जो सा काम 2 महीने में हम तो 15 दिन में करके देवा जनता था, ये लो पकड़ो। सर जैसे आप इस पद पे पहुंच चुके हैं, आपने अपनी जर्नी करी, आप आज जिस मुकाम पे हो, जैसे आपने बताया कि आप सब्जी वाले से करे एक एमसी प्रतिनिधि बने और बहुत से समाज सेवी कार्य कर रहे हो, तो इस सब का श्रेय किसको देना चाहोगे सर? ऐसा ना जी ये सब है ना जी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, मेरी टीम मेरे दोस्त, ये सारे उनकी मेहनत है जी। देखो मैं कल्ला तो कुछ भी नहीं हूँ जी, उन्हीं के साथ ही सब कुछ हूँ। वो मेरा साथ देते हैं, मेरे साथ खड़े रहते हैं, मेरा सहयोग करते हैं भाई। एक रुक्का मारो तो नू नहीं पता कितने सैकड़ों लड़के हज़ारों लड़के भाई हर समाज से, एक समाज से नहीं हर समाज से भाई मेरे साथ खड़े हो जाते हैं, तो उससे ही मेरे को भी पावर मिला और मेरे मन में और फुर्ती से समाज सेवा करने का जज्बा जाग गया। तो मेरे ये श्रेय पूरा मेरी टीम को जाता है, मैं उनका पूरा शुक्रगुजार हूँ, पूरा धन्यवाद करता हूँ भाई मैंने ऐसी टीम मिली, उन दोस्तों का मैं बहुत आभारी हूँ। ये थे हमारे साथ सुभाष कश्यप जी, जिन्होंने बहुत से सामाजिक कार्य भी किए और उन्होंने अपनी लाइफ से जुड़ी कई बातें बताई। और सबसे बड़ी बात है हमारे प्रोग्राम छोटी मुलाकात बड़ी बात में ये बात निकल के सामने आई है, ये कार्य अपनी तरफ से पूरा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ऑफिसर बैठे हैं वो अपने काम से दिल चुरा लेते हैं और उस कार्य को पूरा नहीं कर पाते और कई समय लगा देते हैं। तो उनसे भी गुजारिश है कि वो अपने कार्य की तरफ ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए हित में कार्य करें।